बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस से रिलेटेड। हमने अब तक कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स देखी हैं जिसमें हमने एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा हमने, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वो देखा हमने, और पे बैक पीरियड, ये थी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जिसकी मदद से हमने कैपिटल बजटिंग प्रोसेस देखा। ये तमाम टेक्निक्स थी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के लिए कि कोई भी आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप ये टेक्निक लगाकर उस प्रोजेक्ट की जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी या उसका रिटर्न वगैरह देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाता है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं। आज का जो क्वेश्चन है वो है पोटेंशियल डिफ़िकल्टीज़। क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं कि जब आप ये डिसीजन कर रहे होंगे तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। वो अलहदा से एक क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने बुक आपको बताई थी, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो बुक एमकॉम में पढ़ाई जाती है। उसका टाइटल भी मैंने आपको दिखाया था, राइटर भी आपको बता दिया था। कैश फ्लो, आई थिंक कैश फ्लो का चैप्टर है, उसके अंदर जो है ना ये कैश फ्लो की जो वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो आज देखते हैं हम क्या क्या हर्डल्स हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस है कैपिटल बजटिंग के। सबसे पहले आ रहा है डिपेंडेंसी एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सबसे पहले ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो एक से ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट हैं तो आपस में कहीं वो डिपेंडेंट तो नहीं है कि एक प्रोजेक्ट को लेने की वजह से दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, या अगर एक प्रोजेक्ट को लेना है तो दूसरे को भी लेना पड़ेगा, आपको दूसरे को करना पड़ेगा। अगर एक में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो दूसरे में आपको अल्टीमेटली करना पड़ेगा। आगे जाके हम इसकी मज़ीद डिटेल देखेंगे कि इसका सलूशन क्या है, ये किस तरह इस प्रॉब्लम को फेस करना है और किस तरह इस प्रॉब्लम को हमने, ये कैसे पता लगेगा कि ये प्रॉब्लम इस वक्त अराइज हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है रैंकिंग प्रॉब्लम, कि जो जो आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिए कि हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, उनको किस तरह रैंक किया जाए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। किस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले प्रेफर करना है, अगर ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसमें पहले इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अब उसमें रैंकिंग प्रॉब्लम में 3 किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिफ़र, यानी कि स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जो आपने प्रोजेक्ट रैंक किए हैं, किस इन प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनिशियल करनी पड़ रही है। हर बंदा ये चाहता है कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और रिटर्न और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये सबसे पहले एक जो है ना रैंकिंग प्रॉब्लम आ सकती है कि जो आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए हैं, एक में आपको एक स्टार्ट में 1 लाख इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और साथ ही दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको 50,000 इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो अब आपने जो रैंक किया है वो किस तरह से इसको रैंक करेंगे और कैसे देखेंगे कि किस प्रोजेक्ट से ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट आ सकता है। दूसरा कैश फ्लो पैटर्न हो सकता है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि जो आपको एक जैसा कैश फ्लो पैटर्न हर साल प्रोवाइड करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो आपको कुछ साल थोड़ा रिटर्न देंगे और आखिरी जो उसके साल होंगे उसकी लाइफ के, वो आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो कैश फ्लो पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, इससे भी रैंकिंग प्रॉब्लम में फ़र्क आ सकता है। तीसरा आ रहा है प्रोजेक्ट की लाइफ, कि जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, वो एक जो 2 साल में ख़त्म हो जाएगा और एक जो है 4 साल में रहेगा। तो उसमें आपने देखना है कि कैसे इन्वेस्ट करना है किस प्रोजेक्ट में। तीसरा आ रहा है कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग आ रही है कि कितना कैपिटल आपके पास है, उसका कितना प्रोपोर्शन आपने किस किस प्रोजेक्ट में लगाना है। अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट आपके पास हैं तो आपने हर प्रोजेक्ट में कितना कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये 3 किस्म की जो है ना प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो कि कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में फेस की जाती हैं। किसको? फाइनेंशियल मैनेजर को, जिसने पैसा इन्वेस्ट करना होता है। इसको बारी बारी हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है डिपेंडेंसी एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। So far our analysis has shown that for a single conventional independent project, the IRR, NPV and PI methods would lead us to make the same accept reject decision. हमने जो एक सिंगल प्रोजेक्ट देखा था उसमें हमने ये 3 टेक्निक देखी थी। इन 3 टेक्निक से जो हायर चीज़ आती थी उससे उस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर लेते थे, जो कि एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 चीज़ें ऐसी थी जो किसी प्रोजेक्ट की एक्सेप्शन और रिजेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जो हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक जिसको हम कहते हैं। उसके बाद वी मस्ट बी अवेयर हाउएवर that several different types of project pose potential difficulties for the capital budgeting
एनालिस्ट, ठीक है। और डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं कैपिटल बजटिंग एनालिस्ट जो होता है उसके लिए, इसके अलावा और बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। वो क्या हैं वो हम देखते हैं आगे। सबसे पहले आ रहा है डिपेंडेंट या कॉन्टीजेंट प्रोजेक्ट। ये क्या होते हैं और ये कैसे डिफ़िकल्टी बनती है, हम इसको कैसे डिफ़िकल्टी कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आप डिपेंडेंट प्रोजेक्ट की डेफिनेशन आपको होनी चाहिए। अ डिपेंडेंट और कॉन्टीजेंट प्रोजेक्ट वन whose acceptance depends on the acceptance of one or more other project deserves special attention। ऐसे प्रोजेक्ट कि जिसको आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उस प्रोजेक्ट को, तो उस प्रोजेक्ट के साथ कुछ छोटे से प्रोजेक्ट और भी हैं, एक या एक से ज़्यादा, उनको भी लाजमी करना पड़ेगा। उसके आगे एग्जाम्पल देखते हैं क्या है एग्जाम्पल बनती। फॉर एग्जाम्पल द एडिशन ऑफ अ लार्ज मशीन मे नेसेसिटेट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री विंग टू हाउस इट। आप चाहते हैं कि आपकी एक फैक्ट्री रनिंग में चल रही है, आप चाह रहे हैं कि यार हम एक और जो है ना प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ प्लांट को ही नहीं कंसीडर करना पड़ेगा, आपको उसके साथ साथ फैक्ट्री की जगह भी देखनी पड़ेगी, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी हायरिंग करनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिसिटी, हर जो छोटी छोटी चीज़ें फैक्ट्री के लिए ज़रूरी होती हैं उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक डिपेंडेंट प्रोजेक्ट हुआ कि आप लगाना तो प्लांट चाह रहे हैं, लेकिन उस प्लांट के लगाने के लिए आपको उसके जो साथ ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी एज अ प्रोजेक्ट कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो ये एक प्रॉब्लम आपके लिए आ गई कि हम एक प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या है, ये डिपेंडेंसी है, ये प्रोजेक्ट उस पर डिपेंड कर रहा है फैक्ट्री पे, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। एनी कंटीजेंट प्रपोजल मस्ट बी पार्ट फॉर आवर थिंकिंग व्हेन वी कंसीडर द ओरिजिनल डिपेंडेंट प्रपोजल। यही कह रहा है कि आपने जब भी कोई प्रपोजल देखनी है तो उसके डिपेंडेंट को आपने लाजमी देखना है, कि जो उससे जुड़ी होंगी प्रपोजल, जो उसके साथ इंप्लीमेंट करने के लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अब आ जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ये पहली डिफिकल्टी का ही दूसरा पार्ट है। डिपेंडेंसी एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन फर्स्ट हर्डल है, फर्स्ट डिफिकल्टी है जो कि कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, और ये उसका दूसरा पार्ट आ रहा है। पहले ही हमने देख लिया कि डिपेंडेंट प्रोजेक्ट की वजह से हमें डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकती है, फिर अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गई, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट इज वन हुज एक्सेप्टेंस precludes the acceptance of one or more alternative proposals। कि आपने एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है तो उसके एक्सेप्ट करने के लिए आपको कोई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसी को गिव अप करना पड़ेगा, किसी को छोड़ना पड़ेगा प्रपोजल को। एक वक्त में दोनों प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट हो सकेंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ द फर्म इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द टू कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम उन्होंने ख़रीदना है, दो सिस्टम उनके सामने हैं, वो एक वक्त में एक ही सिस्टम को प्रेफर करेंगे, तो अगर एक सिस्टम को प्रेफर करेंगे तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट एक है, वो एक सिस्टम हायर करना चाह रहे हैं। द एक्सेप्टेंस ऑफ वन सिस्टम विल रूल आउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर। रूल आउट मतलब उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स कैन नॉट बोथ बी एक्सेप्टेड। ठीक है, हमें इसके एग्जाम्पल से पता चल गया एक वक्त में दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हुई। व्हेन फेस्ड विद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट merely knowing whether each project is good or bad is not enough, we must be able to determine which one is best। तो जब आपको पता लगा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर आपने उन दोनों प्रोजेक्ट्स की डीपली थॉरोली जो है ना आपने उसकी स्टडी करनी है कि कौन से प्रोजेक्ट में कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तभी आप जो है ना किसी दूसरे को गिव अप करेंगे कि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ये बेनिफिट नहीं मिल रहा दूसरे में, तो इसको गिव अप कर देते हैं। तो वो यही कहने का मतलब कि आपको दोनों के कॉन्स एंड प्रॉन्स पता होने चाहिए। सेकंड डिफिकल्टी आ रही है हमारी रैंकिंग प्रॉब्लम। अब आपने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए हैं उसमें आपने किसको सबसे पहले रैंक करना है, वो रैंकिंग प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। कि अब रैंकिंग प्रॉब्लम क्यों बनी, क्योंकि आपका मोटिव है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपने अपनी फर्म की जो है, अपने बिजनेस की जो है वो शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाना है। तो शेयर्स की वैल्यू जो है ना तभी बढ़ेगी जब आप प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स जो है ना वो साइन करेंगे, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स अडॉप्ट करेंगे।
इसी की बिना पर आपके शेयर्स की जो है प्राइस कम या ज़्यादा होगी। अगर आपने गलत प्रोजेक्ट हायर कर लिए तो आपके शेयर की प्राइस डाउन हो जाएगी, मार्केट प्राइस उसकी डाउन हो जाएगी। और अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो कैचअप कर लिए हैं तो फिर आपके जो शेयर की प्राइस है वो मार्केट में बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये इस वजह से डिफ़िकल्टी बनती है कि हमने ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि हमारा पैसा भी सही जगह इन्वेस्ट हो और अल्टीमेटली उसका जो इफ़ेक्ट है शेयर प्राइस पे वो भी सही जा रहा हो। When two or more investment proposals are mutually exclusive, so that we can select only one ranking proposal as the basis of the IRR, internal rate of return, NPV, net present value, and PI, profitability index method, may give contradictory result। ये तीनों के अपने अपने रिजल्ट होंगे। ये नहीं होगा कि जिस प्रोजेक्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया है उसकी ये तीनों चीज़ें हायर होंगी, ऐसा नहीं होगा। किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी ज़्यादा होगा तो दूसरे प्रोजेक्ट का एनपीवी कम होगा, तो किसी प्रोजेक्ट का आईआईआर ज़्यादा होगा तो दूसरे का कम होगा। ठीक है, तभी तो आप रैंक कर रहे हैं कि इसका जो है ना एनपीवी ज़्यादा है, ये सबसे टॉप पे है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है, ये टॉप पे आ जाएगा, दूसरा नीचे आ जाएगा। वो आगे जाके हम देखते हैं। वो यही कह रहा है कि इन तीनों टेक्निक से जब आप एक ही प्रोजेक्ट पे तीनों टेक्निक लगाएंगे तो दोनों प्रपोजल का आप जब देखेंगे कंपैरिजन करेंगे तो वो डिफरेंट आंसर आएगा। If projects are ranked differently using these methods, the conflict in ranking will be due to one or more combination of the following three projects differences। आगे तीन प्रोजेक्ट उसने लिए हैं, उन तीनों की उसने वैल्यूज आपको दी हैं, फिर उनको रैंक करके दिखाया है, तो फिर आपको डिफिकल्टी सामने आएगी। चलें जी, सबसे पहले स्केल, ये सील नहीं है ये स्केल है, टाइपिंग एरर हो गया। स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिफर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इनिशियल कॉस्ट जो आपने इन्वेस्ट करनी है वो डिफर होगी। हर प्रोजेक्ट में इनिशियल कॉस्ट सेम तो नहीं होगी। अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखें, अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो हर चीज़ की प्राइस एक जैसी तो नहीं हो सकती, जो आपने चीज़ खरीदनी है उसकी मुख्तलिफ होगी। तो ये स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफर हो गया। दूसरा कैश फ्लो पैटर्न, यानी कि टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो वो डिफरेंट हो सकती है कि कुछ कैश फ्लोज होती हैं कि जो आपको स्टार्ट में कम रिटर्न देंगी और आखिरी पीरियड में ज़्यादा रिटर्न देंगी, या स्टार्ट में ज़्यादा रिटर्न देंगी तो आखिरी पीरियड में कम रिटर्न देंगी, ये डिफरेंट हो सकता है। दूसरा प्रोजेक्ट लाइफ डिफरेंट हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट की लाइफ कम या ज़्यादा होगी। ये तीन जो है ना रैंकिंग प्रॉब्लम में आ सकती हैं। इन तीनों को अलग-अलग आगे हमने डील किया। सबसे पहले स्केल डिफरेंस क्या हो सकता है, इसको देख लेते हैं कैसे अराइज होता है। अ प्रॉब्लम समटाइम अराइजेज इफ द इनिशियल कैश आउटफ्लो आर डिफरेंट फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। आ सकती है, अराइज हो सकती है। सपोज फर्म हैड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट, फर्ज कर लीजिए दो उसके पास प्रपोजल आ गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक को रखना है और एक को नहीं रखना हमने। अब जिसको आपने नहीं रखना वो लाजमी तौर पे आपको कम बेनिफिशियल होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप जिसको गिव अप कर रहे हैं बाद में पता लगे जी उसमें तो रिटर्न ज़्यादा था, तो ये डिसीजन आपका किसी काम का नहीं होगा। यही डिसीजन को हम यहाँ पर सीखेंगे कि आपने जिसको गिव अप करना है उसकी बेनिफिट्स जो आपने रखा है उससे कम होनी चाहिए। प्रपोजल दैट वर एक्सपेक्टेड टू जनरेट द फॉलोइंग नेट कैश फ्लोज। आ जाए जी, ये एग्जांपल दे दी उसने। सपोज फर्म हैड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोबारा लिख दिया। चलें जी, ये हमने प्रपोज दो प्रोजेक्ट है हमारे पास, प्रोजेक्ट एस जिसको हम एस और इसको कह लें एल। एस का मतलब स्मॉल कह लें और एल का मतलब लार्ज कह लें, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी स्मॉल है और जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी लार्ज है। माइनस का मतलब -100 का मतलब कि स्टार्ट में हमारे हाथ से पैसा जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो ये नेगेटिव में शो होता है। ज़ीरो पीरियड में आपने ये 100 रुपये इसमें लगाया और ज़ीरो पीरियड में अगर आप इसमें लगाते हैं तो 1 लाख लगाना पड़ता है। तो ये पहला डिफरेंस जो हमने कहा था कि स्केल का डिफरेंस हो सकता है, ये वो आ गया। अब इस डिफरेंस से हमारे प्रोजेक्ट में किसको हमने एक्सेप्ट करना है किसको रिजेक्ट करना है, वो हम इसकी जो साथ जुड़ी टेक्निक्स हैं उसको देखेंगे हम। फिर जब उसको हम रैंक करेंगे फिर देखेंगे जो रैंक में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहा है उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे अगर पहले साल इसका रिटर्न कोई नहीं है तो इसका भी रिटर्न कोई नहीं होगा। हो जाता है ऐसे प्रोजेक्ट के आपकी इनिशियल कॉस्ट लग गई, आपने सैलरीज वगैरह दे दी, तो इसका रिटर्न एट द एंड ही मिलेगा। साल के 2 के एंड पे आपको इससे 400 रुपये रिटर्न मिलेगा और इससे 1,56,210 रुपीज़ आपको क्या होगा, कैश मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। अब हमने ये देखना है कि इसमें तीनों चीज़ें क्या हैं, वो जो IRR है, NPV है और PI है, उन तीनों का इसमें क्या रिलेशन है।
Internal rate of return for the project, small project and large project are 100% and 25%। लो जी, IRR जो है पहले प्रोजेक्ट का 100% है और दूसरे प्रोजेक्ट का क्या है 25% है। ठीक है। If the required rate of return is 10%, the net present value of the project is 5, प्रोजेक्ट एस, सॉरी यहाँ पे प्रोजेक्ट एस है, इज 231 एंड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज दिस। यहाँ पे डॉट नजर नहीं आ रहा। फॉर प्रोजेक्ट एल द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज दिस एंड विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज 1. अब सारी वैल्यूज उसने आपको दे दी, ये नहीं कि कैलकुलेट करनी, कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। हमने अब जैसे इसको रैंक करना है इन इंफॉर्मेशन की बिना पे, तो वो कैसे रैंक करेंगे? समराइजिंग ओवर रिजल्ट वी हैव दिस प्रोजेक्ट स्मॉल, ये भी क्वेश्चन ही चल रहा है। ठीक है। प्रोजेक्ट एस जो है उसमें IAR 100% है, इसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है 231 और इसकी नेट प्रेजेंट इसका जो PI है वो 3.31 है। इसी तरह प्रोजेक्ट एल का IAR 25% है। IAR का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जितना इस हमें प्रोजेक्ट से रिटर्न मिलना है, हमारी कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो इसके 25% है। तो इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो इतनी बन रही है 2 लाख समथिंग, और इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब देखें ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। अब रैंकिंग कैसे करेंगे? रैंक करेंगे हम देखेंगे जिसकी चीज़ें ज़्यादा हैं। सबसे पहले रैंकिंग फर्स्ट प्लेस प्रोजेक्ट, मतलब जिस प्रोजेक्ट को हम सबसे टॉप पे रखना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू IRR। कि अगर हम सिर्फ, अभी आपने इन दोनों कॉलम्स को मत देखें, आप पहले कॉलम को देखें। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ IIR की बिना पर आप इनको रैंक करें कि जिसका IIR ज़्यादा है उसको टॉप पे रखें, जिसका IIR कम है उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखें, तो IIR स्मॉल प्रोजेक्ट का ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने S को ऊपर रखा और L को नीचे रख लिया। अब आ जाते हैं NPV की बिना पर एट 10%। 10% का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हमें मिनिमम इतना जो है रिटर्न चाहिए, अदरवाइज प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। अगर आपको वो नहीं समझ आ रही तो कैश फ्लो की जो मैंने वीडियोस बनाई हैं आप उनको देखें ताकि आपको इसको क्लियर हो जाए। अब इसमें हम सिर्फ डिफिकल्टीज को डील करेंगे कि डिफिकल्टीज क्या क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट प्लेस ऑफ प्रोजेक्ट NPV की बिना पर क्या है? NPV किसकी ज़्यादा है? लार्ज प्रोजेक्ट की ज़्यादा है। स्मॉल प्रोजेक्ट की NPV कम है, इसलिए ये यहाँ पर उल्ट हो गया। इसी तरह आज ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट द रेट ऑफ 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किसका ज़्यादा है? स्मॉल प्रोजेक्ट का ज़्यादा है, और इसका कम है तो ये नीचे आ गया। अब ये जो आपने रैंक कर लिया ना, ये रैंक आपको बताएगा कि किस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करें। अच्छा, किस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है? फर्स्ट रैंक में 2 दफ़ा स्मॉल प्रोजेक्ट आ रहा है, तो मतलब हमारी जो रैंकिंग हुई है, हमारी जो टेक्निक्स हैं, 3 टेक्निक्स हमने पढ़ी, IRR, NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उन 3 टेक्निक्स से हमें जो है ना 2 टेक्निक्स ये बता रही हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। इसमें रिस्क भी कम है और इसमें प्रॉफिट रेशो भी ज़्यादा है। अगरचे प्रॉफिट मार्जिन कम नज़र आ रहा है हमें, कि मतलब 100 रुपये हमने लगाया तो हमें 400 रुपया, या उसको हम कह लें कि 231 रुपये हमें रिटर्न आ गया। ठीक है। या 100 लगाने से हमें 300 रुपये रिटर्न आ रहा, तो जिसके लिए तो हमने ये भी पहले देख लिया था कि हर इन्वेस्टर के लिए वैल्यू मायने रखती है। जितना रिस्क वो हाई लेगा उतना उसका रिटर्न भी ज़्यादा होगा। अब अगर उसके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है तो, और वो वेट कर सकता है, तो फिर वो 1 लाख वाले प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करेगा। लेकिन चूंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है इसलिए इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है। नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन में आप जो मैंने अभी आपको डिटेल में समरी अपनी ज़ुबान में बताया उसी को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि प्रोजेक्ट एस इज़ प्रेफर्ड इफ़ वी यूज़ आइदर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। मतलब हमें 2 मेथड, 2 टेक्निक हमें प्रेफर कर रही हैं कि आप प्रोजेक्ट एस में इन्वेस्ट करें। हाउएवर प्रोजेक्ट एल इज़ प्रेफर्ड इफ़ वी यूज़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ देखें, अब अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो फिर हम प्रॉफिट प्रोजेक्ट एल को डिपेंड करेंगे। इससे ये कहने का मतलब नहीं है कि आप इसी में इन्वेस्ट करें, दूसरे में लॉस ही लॉस है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी नज़र में तीनों चीज़ों में से क्या प्रेफरेबल है ज़्यादा। इफ़ वी कैन चूज ओनली वन ऑफ दीज प्रपोजल वी ऑब्वियसली हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यही होगा कि उसमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा था, रिटर्न भी ज़्यादा था। इसमें कम पैसा लगा रहे हैं लेकिन रिटर्न ज़्यादा है इसमें। Because the result of the internal rate of return method are expressed as the percentage
ऑफ स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इग्नोर्ड, कि हमने जो बिकॉज द रिजल्ट ऑफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो रिजल्ट है इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इग्नोर्ड, कि कितना हमने इन्वेस्ट किया आईएआर वो इग्नोर कर रहा है। आईएआर हमें सिर्फ बता रहा है कि कितने परसेंट रिटर्न है, वो ये नहीं बता रहा कि रिटर्न कितना है। अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट में देखें तो सिर्फ रिटर्न 231 है, और जबकि आप उसमें देखें तो उसका 25% ही कितना बन रहा है, 1,56,000। तो आईएआर में ये थोड़ा सा जो है ना ड्रॉबैक है कि वो जस्ट आपको परसेंटेज दे देता है कि जी इसका रिटर्न 50% है। वो 50% चाहे दूसरे प्रोजेक्ट के 10% से ही कम हो, तो हम सिर्फ 50% को अगर देख रहे हैं कि यार इसमें 50% रिटर्न है तो इसमें इन्वेस्ट करो, तो वो ठीक नहीं होगा डिसीजन। हाँ, अगर दोनों की इनिशियल कॉस्ट एक जैसी है, दोनों की इनिशियल कॉस्ट सेम है, तो फिर आईएआर जो है ना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी वो परसेंटेज में आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहेंगे उसका रिटर्न भी ज़्यादा है। लाइकवाइज बिकॉज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड लुक्स एट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इग्नोर्ड वंस अगेन। यहाँ पर भी सेम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी वही आपको रेशो देता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और नीचे उसकी टोटल वैल्यू डिवाइड किया तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया कि जो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है रेशो है वो इतने परसेंट है या 1.3 है। एक वन का मतलब कि टोटल कैश आउटफ्लो हमारा, और उससे ऊपर जितने होगा वो अंडरस्टूड है उसका परसेंटेज ही होगी। तो यहाँ पर फिर जो है ना एक्चुअल रिटर्न फिर इग्नोर हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स डिवीजन कर रही होती है एक्चुअल वैल्यूज़ को। अगर आपने नहीं किया तो प्रॉफिटेबिलिटी वाला मेरा कैश फ्लो वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सिंपल सिखाया हुआ है कि किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आईएआर की तरह आपको थोड़ा सा जो है ना वो अंधेरे में रखेगा, ये कह लें। विदाउट अलाउंस फॉर दिस फैक्टर 100% रिटर्न ऑन द $100 इन्वेस्टमेंट वुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड टू अ 25% रिटर्न ऑन 1 लाख इन्वेस्टमेंट। अगर 100 के आपने प्रोजेक्ट लगाए हैं, तो अगर आप 1 लाख लगाना चाह रहे हैं उसमें 25% है, तो आप 100 वाले प्रोजेक्ट को ही प्रेफर करेंगे कि आप जितने मर्जी 100 वाले प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लें तो आपका रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा आ जाएगा। In contrast, the result of the net present value method are expressed in term of absolute dollar increase in the value to the firm. अब इन दोनों के अलावा जो एनपीवी है वो डायरेक्ट आपको बता देता है कि आपकी जो वर्थ कितनी इंक्रीज होनी है। डॉलर मतलब रुपीज़, जो पीछे हमने वैल्यू देखी 2,31,000 और 1,56,000 वो असल में वैल्यू है। अगर आप 1 लाख वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो बिज़नेस की वर्थ है वो $1,56,000 जो है ना बढ़ जाएगी। और अगर आप $100 वाला प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो बिज़नेस की वर्थ है सिर्फ वो $231 इंक्रीज़ होगी। तो एनपीवी आपको ये बता देता है कि आपकी वर्थ कितनी बढ़ने वाली है। विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट डॉलर रिटर्न, प्रोजेक्ट एल इज़ क्लियरली सुपीरियर despite the fact that its internal rate of return and profitability index are less than those for project S। क्योंकि इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटर्न वो जो आईएआर है वो कम है, लेकिन इसकी एक्चुअल डॉलर वैल्यू है जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है। नज़र नहीं आ रहा। That the scale of investment is greater, affording or greater net present value in this case। दूसरा डिफरेंस आ रहा है हमारा डिफरेंस इन कैश फ्लो पैटर्न। ये भी डिफिकल्टी आती है कि कैश फ्लो पैटर्न डिफरेंट है, आप बताएं जी किसको एक्सेप्ट करें। To illustrate the nature of the problem that may be caused by differences in cash flow pattern, assume that a firm is facing two mutually exclusive investment proposal with the following cash flow patterns। ठीक हो गया जी, ये बता दिए। प्रोजेक्ट डी है, प्रोजेक्ट आई है। डी का जो कैश फ्लो पैटर्न है 1200, 1000, 500, 100। ठीक है। और इसका जो प्रोजेक्ट का कैश फ्लो पैटर्न है, स्टार्ट में 1200 लगेगा, फिर पहले साल 100 आएगा, फिर 600, फिर 1080। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब देखते हैं किस प्रोजेक्ट को हमने रैंक करना है, तीनों वैल्यू की बिना पर रैंकिंग हमारा क्या आ रहा है। नोटिस दैट द प्रोजेक्ट बोथ द प्रोजेक्ट डी एंड आई रिक्वायर द सेम इनिशियल कैश फ्लो। अब यहाँ पे हमारा कैश फ्लो इनिशियल सेम आ गया, पहले हमने डिफरेंट लिया था, यहाँ पे हमने सेम कर ली, क्योंकि यहाँ पे हमने ये नहीं एज्यूम कर, ये डिफ़िकल्टी नहीं शामिल करनी कि वो जो कैश फ्लो पैटर्न है वो जो स्टार्ट व स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट है।
अगर वो भी करेंगे तो फिर दोनों डिफ़िकल्टी इसमें ही आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर वन डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं जो कि कैश फ्लो पैटर्न है। तो पहली डिफ़िकल्टी को आप यहाँ से निकाल देंगे, मतलब दोनों का कैश फ्लो जो इनिशियल है वो सेम रखेंगे। कैश आउटफ्लो एंड हैव द सेम यूजफुल लाइफ, ठीक हो गया, दोनों की चीज़ें सेम है। दियर कैश फ्लो पैटर्न हाउ एवर आर द डिफरेंट। प्रोजेक्ट डीज कैश फ्लो डिक्रीजेज ओवर टाइम वेयर एज प्रोजेक्ट आई कैश फ्लो इंक्रीजेज, हो गया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट डी एंड आई आर 23% एंड 17%, ये भी दे दिया रिस्पेक्टिवली। फॉर एवरी डिस्काउंट रेट ग्रेटर देन 10%, 10% इसका क्या आ गया, वो डिस्काउंट रेट आ गया। द प्रोजेक्ट डीज नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी लार्जर देन दोज द प्रोजेक्ट आई। On the other hand, for every discount rate 10%, the project I's net present value and profitability index will be larger than the for project D. If we assume a required rate of return 10%, each project will be identical net present value, that is 198, and profitability index is 1.17। हाँ जी बताएं जी, अब यहाँ पे आ जाए, ये कैसे निकाला। सबसे पहले तो हम रैंक कर लेते हैं IRR की बिना पर, ठीक हो गया। IRR क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसका ज़्यादा होगा वो टॉप पे आएगा। ज़्यादा किसका आ रहा है, डी का आ रहा है, तो डी हमारा टॉप पे आ गया, ये हमारा सेकंड प्रोपोर्शन आ गया। तो ये हमने IRR की बिना पर इसको रैंक कर लिया। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% की बिना पे हम किसको प्रपोजल करेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे और किसको रिजेक्ट करेंगे। तो 10% क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये रिलेशन मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और नेट प्रेजेंट वैल्यू का आपस में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। जो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती जाएगी हमारे उस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ये दो रिलेशन आ गए, एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होती गई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती गई। तो इसका रिलेशन आपस में डिमांड का रिलेशन है, जिस तरह आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, जो एनपीवी प्रोफाइल मैंने बनाई थी आपको, तो इसमें आपको फिर समझ आएगा कि एनपीवी प्रोफाइल में ये कैसे इनवर्स रिलेशन हुआ। अभी हम इसका यहाँ पे एनपीवी के लिहाज से करते हैं कि अगर लेस देन 10% करें तो एनपीवी के लिहाज से फर्स्ट प्लेस ऑफ प्रोजेक्ट किसका होगा, आई का होगा, क्योंकि आई का जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसमें एक जो है ना पोर्शन मिस हो गया है कि जिसमें ये वैल्यूज दी हुई थी। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम इसको ऐसे देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर ये देखें, ये आपने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे आपने एनपीवी ले ली, वाई एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, एनपीवी, और नीचे आपने क्या ले लिया, डिस्काउंट रेट। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपने डिस्काउंट रेट ले लिया, डिस्काउंट रेट आपका क्या हो रहा है, जीरो से स्टार्ट होके बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही है, 0 1 2 3। और इसी तरह एनपीवी आपकी जीरो से स्टार्ट होके क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये 0 है, ऐसे ही है, 2 4 6, यहाँ पे आ रहा है जी 10, ठीक हो गया, ये 10% आ गया। अब इसके 10% पे जो हमारी एनपीवी आ रही है अब एक प्रोजेक्ट की, वो यहाँ पे आ रही है। मिसाल के तौर पे ये हम कर लें जी 0, ये 100 10 100 200 300 400, यहाँ पे क्या आ रहा है जी 400, पहले प्रोजेक्ट की एनपीवी आ रही है। तो अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करें तो इसकी लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक हो गया, ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। इसी तरह हम अगर दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा है उस प्रोजेक्ट को लें तो उस प्रोजेक्ट पे भी नीचे यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी और ऊपर क्या आ जाएगी, एनपीवी आ जाएगी। दूसरे प्रोजेक्ट की एनपीवी थोड़ी ज़्यादा हम रख लेते हैं या कम रख लेते हैं, क्योंकि सेम नहीं रखेंगे। अगर सेम रखेंगे तो वो प्रोजेक्ट हमारे क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। वो स्लाइड में यहाँ पर बनाना भूल गया एक्चुअली, चलें खैर वो हम ऊपर से कर लेते हैं कि जी उसकी इसकी एनपीवी अगर 400 आ रही है मिसाल के तौर पे, तो उसकी एनपीवी क्या आ जाएगी, 600 आ जाएगी, हम उसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी 600।
जब आप इस 600 को यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो उसका कुछ यूं बनेगा, ठीक है। ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है जहाँ पे एनपीवी दोनों की बराबर आ रही होती है। कैसे बराबर आ रही है, यहाँ पे ये परसेंटेज ले लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये एनपीवी। तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट होती हैं आपस में। इसको उन्होंने 10% कह लिया कि 10% पे दोनों जो हैं वो क्या हो रही हैं आपस में, प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। मतलब अगर हम 10% लेते हैं तो दोनों की एनपीवी बराबर आ रही है। अब बताएं किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर हम 10% से नीचे जाते हैं, एक क्राइटेरिया 10% नीचे जाने का और एक क्राइटेरिया 10% से अबव जाने का, तो ये दो स्लैब बन गई। एक स्लैब हमारी लेस देन वाली आ गई, दूसरी स्लैब हमारी ये ग्रेटर देन वाली। ये हमारी लेस देन वाली स्लैब आ गई और ये ग्रेटर देन वाली आ गई। जब हम लेस देन की बात करते हैं, मतलब 10% से ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, इससे अगर हम नीचे की बात करें, नीचे अगर हम जाएं, परसेंटेज को कम करते जाएं, 10 से 9, 4, 8, 7, 6 करते जाएं, तो बताएं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट की रैंकिंग पे। मैंने आपको बताया कि इन्वर्स रिलेशन है किसका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और एनपीवी का। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है तो एनपीवी क्या होगी, बढ़ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे एनपीवी जब आपकी बढ़ेगी तो प्रोजेक्ट आई की एनपीवी यहाँ से क्या हो जाएगी, और ऊपर चली जाएगी। अगर हम इसको नीचे कर रहे, डिक्रीज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे परसेंटेज को इधर लेकर आ रहे हैं, तो आपकी एनपीवी क्या होगी, बढ़िए ज़हन में रखें, दोनों की एनपीवी बढ़ेगी, इस प्रोजेक्ट की भी और ऊपर वाले प्रोजेक्ट की भी। तो जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी बढ़ेगी, जिसकी ऑलरेडी ज़्यादा है उसकी और ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी पहले कम है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऊपर वाला प्रोजेक्ट और बढ़ जाएगा। वो प्रोजेक्ट हमारा क्या था, आई था, तो उस प्रोजेक्ट को हम टॉप पे रैंक करेंगे, क्योंकि उसकी पहले से ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एनपीवी। जो पहले ही थी अब उससे ज़्यादा और इंक्रीज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने कहा था 600 है, तो अब वो क्या हो जाएगी, 700 हो जाएगी। जितना हम पीछे से परसेंटेज कम करते जाएंगे उतनी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एनपीवी। और इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वो भी हमारा यही होगा। जितनी एनपीवी हमारी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि एनपीवी ज़्यादा हो रही है, तो जितनी एनपीवी ज़्यादा होगी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का हमने फार्मूला क्या देखा था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल कैश फ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी ज़्यादा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी 600 है और इनिशियल कैश फ्लो आपकी क्या है, 200 है। तो आंसर क्या आया, 200 नीचे 600 ऊपर, तो ये क्या आ गया, ऊपर 3 आ गया और नीचे 1 आ गया। तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा आया। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आपका इंक्रीज हुआ। तो इस बिना पे आपने जब रैंक किया तो रैंक में आपका आई प्रोजेक्ट दोनों हिस्सों में टॉप पे आ रहा है। आई भी ऊपर आ रहा है और इधर आई भी ऊपर, इधर डी नीचे और इधर डी भी नीचे। अब आ जाते हैं, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 10% से इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, तो इसके सारी चीज़ें इसके ऑपोजिट हो जाएंगी। ये जो हमारा यहाँ पे 10% था, ये जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट था, इससे हम अब क्या करने लगे हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करने लगे हैं। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती जाएगी तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो जो पहले 600 थी वो अब 500 आ जाएगी, और जो 400 थी नीचे वाली वो और 300 हो जाएगी, इसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो जब नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाएगी तो फिर आप किसको रैंक करेंगे कि भाई नहीं, हमने अब डी प्रोजेक्ट को लेना है। कि अगर आप बढ़ते जाएंगे तो डी प्रोजेक्ट हमें जो है ना वो बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी हमारा डी जो है ना वो बेनिफिशियल रहेगा। तो ये एक छोटा सा एक स्लाइड मिस हो गई थी, उसका नहीं आइडिया रहा मुझे, मेरे ज़हन में था कि मैंने बना दिए। चलें यार, इस तरह भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये एक रैंकिंग प्रॉब्लम आ गई विद द कैश डिफरेंट कैश फ्लो पैटर्न। जब डिफरेंट कैश फ्लो पैटर्न होगा तो फिर इस तरह से आप रैंकिंग करेंगे। तीसरा आ रहा है जी इसका पार रैंकिंग में, डिफरेंस इन प्रोजेक्ट लाइव्स। प्रोजेक्ट की लाइफ डिफरेंट है। जो दो आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट लिए हैं, एक को इग्नोर करना है और एक को एक्सेप्ट करना है, उनकी लाइफ डिफरेंट है। तो फिर अब किस में इसको आप करेंगे। फाइनल प्रोजेक्ट डिफरेंस दैट माइट लीड टू अस द कॉन्फ्लिक्ट इन द प्रोजेक्ट रैंकिंग कंसर्न म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट with unequal useful life. The key question here वो useful life क्या हो सकती है, what happened at the end of the shorter lived project। अगर एक प्रोजेक्ट शॉर्ट लिव्ड है तो बताएं उसके साथ आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। जो लॉन्ग है वो तो चल ही रहा है, शॉर्ट का क्या करेंगे आप। मोस्ट लाइकली फर्म विल आइदर, फर्म के पास दो चांसेस होंगे, या तो रिप्लेस कर देगी इन्वेस्टमेंट विद एन आइडेंटिकल प्रोजेक्ट, सेम प्रोजेक्ट के साथ वो अपनी इन्वेस्टमेंट रिप्लेस कर देगी ताकि सेम रिटर्न आता रहे,
या वो री इन्वेस्ट कर देगी किसी और प्रोजेक्ट में। ये दोनों चीज़ें वो कर सकती हैं। इन दोनों चीज़ों का इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी इन्वेस्टमेंट पे, वो देखते हैं। अब ये डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, मतलब वो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो हम हमारे क्वेश्चन जेन में आते हैं कि भाई अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर ये हो गया तो क्या करना है, ये हो गया तो क्या करना है। एज एन एग्जाम्पल, सपोज दैट यू आर फेस with choosing between two mutually exclusive investment proposals, projects X and Y that have the following pattern of cash flows। ठीक हो गया, प्रोजेक्ट एक्स इनिशियल 1000, इसकी भी 1000, इसका जो है ना 00 यूज़फुल लाइफ, ये इसकी 2 साल है और इसकी 4 साल है, लेकिन इसमें रिटर्न कोई नहीं है और इसमें ये रिटर्न एक ही बार इतना मिलेगा, जबकि इसमें आपको 1 साल के बाद रिटर्न मिल के प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, किस प्रोजेक्ट को आपने देखना है, इसकी आप चीज़ें निकालेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्स 50% और इसका 100% रिस्पेक्टिवली, इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। देन नेट प्रेजेंट वैल्यू 150 और इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर द प्रोजेक्ट वाई, एनपीवी इज दिस एंड प्रॉफिटेबल, मतलब सारी चीज़ें आपको उसने दे दी हैं, आपने जस्ट उनकी बिना पर उसको रैंक करना है। तो प्रोजेक्ट एक्स ये उसने वैल्यूज टेबल की फॉर्म में आपको दे दी, 50%, 100%, ये इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका पीआई और इसका पीआई। अब इनकी बिना पे इसको आप रैंक कर दें। फर्स्ट प्रोजेक्ट रैंक होगा एयर की बिना पे वाई और इसका एक्स की, एनपीवी की बिना पे एक्स हो जाएगा और पीए की बिना पे एक्स हो जाएगा। अगर आप देखें फर्स्ट प्लेस ऑफ प्रोजेक्ट में आपने एक्स को 2 दफ़ा रैंक कर लिया, तो इसका मतलब एक्स को हम 2 दफ़ा जब रैंक किया तो इसको अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ें तो हमें बेनिफिशियल हैं ना, क्योंकि इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी सेम है, तो इस वजह से इसमें ये भी नहीं होगा कि कितना डॉलर इंक्रीज़ हुआ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम है, लाइफ टाइम डिफरेंट है, तो हम प्रोजेक्ट एक्स को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तीसरा आ रहा है जी कैपिटल रेशनिंग। द फाइनल पोटेंशियल डिफिकल्टी related to implementing the alternative methods of project evaluation and selection that we will discuss concern capital rationing। ठीक हो गया जी, हम ये मानते हैं कि ये आ गया जी, एक अराइज होगी डिफिकल्टी। कैपिटल रेशनिंग होती क्या है, कैपिटल रेशनिंग अक्कर एनी टाइम देयर इज़ अ बजट सीलिंग, जहाँ पर आपके बजट को सील लगी होती है कि जी इससे ऊपर आपने नहीं जाना, इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसी के अंदर रहकर आपने अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट या रिजेक्ट करना है, इससे ज़्यादा फर्म आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। और कॉन्स्ट्रेंट ऑन द अमाउंट ऑफ फंड दैट कैन बी इन्वेस्टेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड सच एज अ ईयर। ठीक हो गया, मिसाल के तौर पे 1 साल है आपके पास, उसमें आपको 1 लाख फर्म दे देती है, आपने उस 1 लाख के अंदर ही रहकर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। Such constraints are prevalent in the number of firms, particularly in those that have a policy of internally financing all capital expenditure। वो कहते हैं अगर आपने मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने प्रोजेक्ट ऐसे लगाएं कि आपको रिटर्न आए और फिर उस रिटर्न को दोबारा आप इन्वेस्ट कर सकें, तो ये वहाँ पर कंस्ट्रेंट अराइज होती है उन फर्म में। Another example of capital rationing occur when a division of large company is allowed to make capital expenditures only up to a specified budget ceiling over which the division usually has no control। ठीक हो गया, ये प्रॉब्लम वहाँ पे अराइज होगी, ये डिफ़िकल्टी वहाँ पे अराइज होगी जहाँ पर एक लिमिट दे दी जाती है कि इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी नहीं करेगी, तो उसी इन्वेस्टमेंट में रहकर आपने बेस्ट ऑप्शंस को अवेल करना होता है। With a capital rationing constraint, the firm attempt to select the combination of investment proposals that will provide the greater increase in the value of the firm, subject to not exceeding the budget ceiling constraints। अब इसमें वो डिफरेंट प्रोजेक्ट को एज्यूम करती है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर वो क्या करती है, उसमें इन्वेस्ट करती है। डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, यहाँ पर वो वाली जो है ना थ्योरी अप्लाई की जाती है कि आपने एक ही बास्केट में अपने सारे जो है ना एग्स नहीं ले करने, मतलब सारी इन्वेस्टमेंट आपने एक ही पोर्शन में नहीं लगानी। अगर एक में लॉस होता है तो दूसरा उसको कवर कर सकता है, या अगर एक से अगर हमें रिटर्न अभी नहीं आ रहा तो दूसरे के रिटर्न आने का टाइम हो जाता है, हमारा जो कैश की रनिंग है वो चलती रहती है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसके। इफ कैपिटल इज टू बी rationed for only the current period, the problem is reduced to selecting those projects that add the greatest increment in the value per dollar of investment without surpassing the budget ceiling। दो ऑप्शन
हो सकती हैं। या तो आपने ऐसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिए जिनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल है, तो फिर तो बजट सीलिंग नहीं आएगी आपके पास। आपने इसमें इन्वेस्ट किया, ये 3 महीने में ख़त्म, वही निकाल के दूसरे में इन्वेस्ट कर दिए, तीसरे में 1 साल के अंदर अंदर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया। Assume for example that your firm face the following investment opportunities। ये आ गया जी, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं ए से लेके एच तक। ये इनकी इनिशियल कैश आउटफ्लो है, ये इनका IAR, ये इनकी NPV और ये साथ ही इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी दे दिया। अब वो कह रहा है कि बताएं इसमें से हम कौन कौन से प्रोजेक्ट इस्तेमाल करें कि हम अपनी बजट सीलिंग को भी क्रॉस ना करें और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन हो, हमारी शेयर्स की प्राइस भी इंक्रीज़ हो, हमें लॉस भी ना हो। तो वही कि हमने किसी एक प्रोजेक्ट में सारे पैसे नहीं लगाने, क्योंकि इनमें तीनों चीज़ें हर एक की मुख्तलिफ हैं। तो किसी का रिटर्न ज़्यादा है, किसी का NPV ज़्यादा आ रहा है, किसी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है, तो हमने वो कॉम्बिनेशन की अब रैंकिंग करनी है। इफ़ द बजट सेलिंग फॉर द इनिशियल, अब ये आपको लिमिट देने लगा है कि आपने किस लिमिट तक रहकर इन्वेस्टमेंट करनी है। आउटफ्लो ड्यूरिंग द प्रेजेंट पीरियड इज़ 65,000, 65,000 से ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इस 65,000 को आपने किन किन प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करना है वो हम देखते हैं। द प्रपोजल आर इंडिपेंडेंट, वो सारी प्रपोजल क्या है, इंडिपेंडेंट है। जो हमने पीछे पढ़ा वो था डिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि अगर आप एक प्रोजेक्ट को लेते हैं तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, एक को ले लें, दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी लेना है तो वो भी ले लें, तीसरा भी ले लें, तो ये होता है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। You would want to select the combination of the proposals that provides the greatest increase in firm value, that 65,000 or less can provide. Selecting project in descending order of the profitability according to the various discounted cash flow methods until 65,000 budget is exhausted। तब तक प्रपोजल सिलेक्ट करते जाएं, तब तक आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, वो है 65,000। आ जाए जी, सबसे पहले उन्होंने एक, कह लें जी, एक कॉम्बिनेशन बनाया FCD का, IAR की बिना पर NPV, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, बजट सीलिंग को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई 65,000 जो है ना, हमने वो इन तीनों में पूरा हो रहा है। ठीक है, और इन तीनों की ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसका IAR, इसका 28, 60% हमने इसको रैंक कर दिया, तरतीब दे लिया। इससे हमारा क्या है, NPV आ रहा है 54,000। ओहो, ये तो कम आ गया। 65,000 हमने लगाया, हमने IAR की बिना पर इसको देखा, तो ये तो हमारा नुकसान हो गया। मतलब नुकसान क्या, हमें कम आ रहा है। अभी आगे एक और कम्बिनेशन बनाओ। एक और कम्बिनेशन हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बिना पर बनाया। टोटल 65,000 ही हमने लगाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते। ठीक है, हमने वो कॉम्बिनेशन निकाल ली 65,000 वाले, 4 बने हमारे। अब इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है जी, 76,000, मतलब ज़्यादा बन रही है। अगर हम PI की बिना पर निकालें तो इसका मतलब हमें अच्छा कॉम्बिनेशन मिले। चलें, एक और NPV रह गया, वो देख लेते हैं। अगर हम NPV की बिना पर देखते हैं तो ये जो दो प्रोजेक्ट रह गए हैं, ये है 65,000 के, अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाएं तो ये 65,000 है, और जबकि इसकी NPV क्या है, 57,000। तो ये भी कम है, ये भी बेनिफिशियल नहीं है। तो बेनिफिशियल हमें सिर्फ ये कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन को अडॉप्ट करेंगे। अब इसको आप अपनी ज़ुबान में एक्सप्लेन कर दें कि इससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 65,000 बजट सीलिंग में रहते हुए हमने 76,000 के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने अडॉप्ट कर लिए। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके दूसरे भाइयों का भी फ़ायदा हो सके। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।